ये दुनिया दुनिया आई टेल यू बड़ी जालिम है दुनिया, बहुत बुरा करती है अच्छे लोगों के साथ। स्वामी विवेकानंद, सोक्रेट्स या फिर भगत सिंह का एग्जाम्पल लें तो उन सभी लोगों ने सत्य के मार्ग पर काफी सारी यातनाओं को भी सहा। अगर हम उस मार्ग पर जाएंगे तो हमें भी समाज की तरफ से बहुत विरोध मिलेगा, जैसे आपको भी काफी विरोध मिलता है समाज की तरफ से। इसीलिए तो मैं थोड़ा, कोई 20-25 में ही सिधार गए, कोई 90-100-120 भी जिए। लाउत्जू तो कहते हैं पैदा ही हुए थे 84 के। उदाहरण हर दिशा से हैं, पर तुम चुन चुन के वही लाओगे। सुकरात मरा ही नहीं। सुकरात ने मरने के 2000 साल बाद आकर के यूरोप को पुनर्जीवित कर दिया। इनको नहीं मार सकते तुम। यातना दे लो कि जहर दे लो कि बाण मार दो, गोली मार दो, कुछ कर दो, सर काट दो। ये ऐसे हैं कि मर के नहीं मरते, और हम ऐसे हैं कि जिंदा होके नहीं जीते। भूत प्रेत टाइप बात हो रही है क्या? हमारे गांव में भी होता था। मतलब सर कोई सूत्र ताकि वो आचार्य जी खुद ही बता दो कि वो गुप्त बात कौन सी थी, मैं लिख दूं। बड़ा नटखट है रे किशन का दिल, क्या करे यशोदा मैया। लोग जैसे हैं, जिसको जो पसंद है, तो भाषा भी वैसी रखनी पड़ती है, मजे दिलाने पड़ते हैं। मजा आया नहीं आया? गुड इवनिंग सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम महापुरुषों का एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल स्वामी विवेकानंद, सोक्रेट्स या फिर भगत सिंह का एग्जांपल लें तो उन सभी लोगों ने सत्य के मार्ग पर काफी सारी यातनाओं को भी सहा, शारीरिक यातनाओं को भी और अनेक प्रकार की यातनाएं। ऐसी यातनाओं पर कैसे और क्या अवलोकन करें, क्योंकि उससे एक डर तो रहता ही है कि अगर हम उस मार्ग पर जाएंगे तो हमें भी समाज की तरफ से बहुत विरोध मिलेगा, जैसे आपको भी काफी विरोध मिलता है समाज की तरफ से। वो रो रहे थे क्या? वो रो रहे थे? तो तुम क्यों रो रहे हो? उन्होंने वो यातना वगैरह जो भी थी सह भी ली, तब भी नहीं रो रहे थे। तुम खरोच भी लेने को तैयार नहीं हो, पहले से रो रहे हो। हम्म? तुम पहले से रो रहे हो, ये क्या है? क्या चाहते हो? और फिर यातना बाहर से दी जाती है तो कई बार सार्वजनिक हो जाती है, सबको दिख जाता है। कुछ भी कर दिया, पत्थर मार दिया, जहर दे दिया, जो भी था, बदनामी कर दी, इल्जाम लगा दिया, पैसे लूट लिए, ये सब, ये चीजें बाहर ही होती हैं, दिख जाती हैं। तुम्हें ये कैसे पता कि उनके भीतर भी यातना थी? यातना बाहर से दी गई ये तो चलो तुम्हें दिख गया, यातना उनके भीतर घुस गई ये तुम्हें कैसे पता? और तुम्हें तो ना बाहर से मिली है ना भीतर घुसी है, तुम क्यों रो रहे हो? उनको हो सकता है बाहर से मिली हो, और हमें तो ऐसा लगता नहीं कि उनके भीतर कोई असर पड़ा था। हम्म? भीतर असर पड़ा नहीं तो ना वो बिलखते नजर आए, ना माफी मांगते नजर आए, न पछताते नजर आए कि हाय हाय ये हमने क्या कर दिया कि हमारी दुर्दशा हो गई। ऐसा कहीं मिलता है? क्योंकि यातना उनके भीतर पहुंचने ही नहीं पाई। बाहर जिनको जो करना था करा होगा। क्या पता कि भीतर वो मस्त हो, मौज में हो, कबड्डी खेल रहे हो, तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कैसे पता? आनंद के अधिकारी हो। और खड़े कहाँ हैं? बाहर बाहर, मौत के सामने तुमको बाहर बाहर दिखाई देगा कि अरे अरे, मौत, मृत्यु तुल्य यातना मिल रही है इनको। यहाँ भीतर भीतर क्या चल रहा है? मस्ती चल रही है। हम्म? तुम दूर से ही बैठकर कांपे जा रहे हो कि अरे रे रे, बड़ा गलत हो गया बेचारे बच्चे के साथ, इतना बड़ा भैंसा, अब इसको कहीं का नहीं छोड़ेगा। जिसके सामने खड़ा है वो तो है आनंद में, और जो दूर से ही देखकर कपा जा रहा है वो कह रहा है मेरा क्या होगा। मैं क्या जवाब दूं?
और उदाहरण भी वही चुन चुन के लाते हो कि यातना मिली। श्री कृष्ण को कौन सी यातना मिली है? पर वही चुन चुन के लाए कि जिनके साथ बुरा हुआ था, ताकि क्या कह पाओ, ये दुनिया, दुनिया आई टेल यू बड़ी जालिम है दुनिया, बहुत बुरा करती है अच्छे लोगों के साथ। इसीलिए तो मैं थोड़ा कमीना हूं। आई टेल यू दिस दुनिया। चुन चुन के वही उदाहरण उठाए हैं जहां रेलम पेल हुई है। भारत में तो नहीं होता है, हमें तो नहीं पता है कि उपनिषदों के ऋषियों को सूली पे टांगा था। हुआ था क्या? नहीं हुआ था। कभी होता भी है, कभी नहीं भी होता। हर दिशा से उदाहरण है। कोई 20-25 में ही सिधार गए, कोई 90-100-120 भी जिए। लाउत्जू तो कहते हैं पैदा ही हुए थे 84 के। जीना तो छोड़ दो। तो उदाहरण तो हर दिशा से हैं, उदाहरण हर दिशा से हैं, पर तुम चुन चुन के वही लाओगे जहां ये हो जाए। आई टेल यू दिस दुनिया वेरी जालिम। सीधा पेड़ ही जल्दी कटता है। दैट्स व्हाई आई एम द क्रूकेड फिंगर। दुनिया कुछ नहीं कर सकती। दुनिया उसी का कुछ कर सकती है जो दुनिया के आगे लार टपकाता हो। तुम जिनका नाम ले रहे हो, दुनिया उनका कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। और जो बच बच के चलते हैं, गुलामी में सजदा करते हैं, उन्हीं को अच्छे से धुनती है दुनिया। सच को थोड़ी तोड़ सकती है दुनिया। हाँ, तुम बिकने को तैयार हो तो गुलाम तो सदा से पीटे जाते रहे हैं। तो दुनिया को क्यों देश देते हो? सीधे बोलो ना, मैं बिकने को तैयार हूं इसलिए पीटा जाता हूं। ये सब बातें कह मत देना महापुरुषों के बारे में। बेचारे विवेकानंद, बेचारे सुकरात, बेचारे सुकरात, ये क्या है? तेरेसा माने पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म। जानते हो रेनेसा माने किसका पुनर्जन्म? सुकरात रिसरेक्टेड। आज जो तुम यूरोप में वैचारिक और तकनीकी प्रगति देख रहे हो, ये सुकरात का ही पुनर्जन्म है। उसी का नाम था रेनेसा। हम्म। रोमन्स छा गए थे ना ग्रीस पर। रोम माने इटली। रेनेसा इटली में शुरू हुआ था। इटली में एक सज्जन थे जिन्होंने कहा ये सब जो अभी चल रहा है लोक धर्म पूरा, उसको बोलते डार्क एजेस, काला मध्य युग, जहां पर बिलीफ को, विश्वास को, आस्था को ही फिलॉसफी मान लिया गया था, थियोलॉजी को ही दर्शन मान लिया गया था। तो एक रोमन खड़ा हुआ, उसने कहा ये नहीं हो सकता, ये सब जो इधर उधर की बातें हैं, ये जो इन तथाकथित धार्मिक लोगों ने फैला रखी हैं। तो उसने कहा मैं कहाँ से पाऊं सच्चाई? तो उसने कहा मैं वापस जाऊंगा अपने दार्शनिकों के पास। तो वो 2000 साल पीछे गया और जो ग्रीक दार्शनिक थे उनको खोज कर लाया। और इटली में ही हो सकता था, क्योंकि ग्रीस का नाता रोम से बड़े नजदीक का रहा है। वहां से फिर रेनेसां शुरू होता है। बेचारा सुकरात, बेचारा सुकरात। सुकरात मरा ही नहीं।
सुकरात ने मरने के 2000 साल बाद आकर के यूरोप को पुनर्जीवित कर दिया। और तुम कह रहे हो कि यातनाएं दे दी सुकरात को। सुकरात नहीं मरते। आ रही बात समझ में? तो ये बेचारा बेचारा मत करा करो कि दुनिया, आई टेल यू, सो जालिम। दैट पुअर ओल्ड मैन सुकरात, दैट या द अगली फेलो। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। उनके साथ नहीं होता बुरा, वो तो मार दो, वो नहीं मरते। हमारे यहाँ तो कृष्ण बता ही गए हैं कि बेटा मैं नहीं जाता कहीं, जाता तो तू भी कहीं नहीं, पर तू प्रकृति का बच्चा है तो तू भूल जाता है बार बार, मैं आत्मा हूं, मुझे सब याद रहता है। मैं बार बार नया रूप लेकर आता हूं। मरने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मूर्ख हैं जिन्हें लगता है कि कृष्ण को बाण लगा था और मर गए। कृष्ण मर गए। वो हर समय, हर युग में, हर जगह एक अलग रूप लेकर के, काल सापेक्ष रूप लेकर मौजूद रहते ही हैं। न कृष्ण को कहीं जाना है, न अर्जुन को कहीं जाना है। इनको नहीं मार सकते तुम। यातना दे लो कि जहर दे लो कि बाण मार दो, गोली मार दो, कुछ कर दो, सर काट दो, ये नहीं मरते। ये ऐसे हैं कि मर के नहीं मरते, और हम ऐसे हैं कि जिंदा होके नहीं जीते। गलत हो गया झुन्नू के साथ। सोचो, मरने के 2000 साल बाद ग्रीस मात्र में नहीं, पूरे यूरोप में सुकरात खड़े हो गए। लो, कैसे मार दोगे सत्य को? हर बच्चा जो पैदा होता है वो मम्मी के लिए नहीं रो रहा है, वो बड़ी मम्मी के लिए रो रहा है। उसे सत्य चाहिए। सत्य कैसे मर जाएगा जब तक एक भी बच्चा पैदा हो रहा है? और चाहे वो इंसान का हो, और चाहे जानवर का हो, और चाहे एक रेत का कण हो, सबके सब गतिशील है ना। सारी गति ही अगति में पहुंचने के लिए है। जब तक अगति है, सत्य है। और सारी गति रो ही रही है, चिल्ला ही रही है, यात्रा ही कर रही है अगति को पाने के लिए, विश्राम को पाने के लिए। उसी विश्राम को तो सत्य बोलते हैं। सब चल इसीलिए रहा है कि किसी की गोद में जाकर के अंततः ठहर सके। जब तक कुछ भी चल रहा है सत्य है। सत्य ना हो तो किसकी खातिर चल रहा है ये सब? ये बेचारा बेचारा कि अरे बहुत बुरा करती है दिस जालिम दुनिया। आप लोग पुनर्जागरण पुनर्जागरण बोलते हो। पुनर्जागरण नहीं है, उसका असली अर्थ था पुनर्जन्म। तो फिर ये भी उठता है सवाल किसका? अब ऐसा नहीं है कि इन पर्टिकुलर सोक्रेटिस, नॉट सोक्रेटिस इन पर्टिकुलर, बट सोक्रेटिस इज अ वेरी लेजिटिमेट and deserving representative of the one who took rebirth in the Renaissance. क्योंकि क्या मरा था? दर्शन की जो पूरी प्रक्रिया थी ग्रीस में, उसके समाप्त होने पर क्या मरा था? विचार ही मरा था। सत्य की खोज ही मरी थी कि हम जानना चाहते हैं, हम जिज्ञासा करना चाहते हैं, हम प्रश्न पूछना चाहते हैं, आओ बात करें, हम समझना चाहते हैं। ये सब मरा था। इसी से क्या आ गया था? थियोलॉजी। विश्वास करो कि ऐसा था, गॉड ने ये किया, ये किया, ये किया, मान लो, सर झुका दो।
और उसके कारण दुर्गति हो गई यूरोप की। दुर्गति हो गई तो फिर 2000 साल बाद फिर रेनेसां हो जाता है। सत्यम सत्यम पुनः पुनः। तुम्हें जब लगता है कि वो चला गया, वो लौट के आता है पुनः पुनः। कुछ भूत प्रेत टाइप बात हो रही है क्या? हमारे गांव में भी होता था है? पूरब की कुटिया वाली ताई जब मरी है, उसके बाद आसपास सबका कहना था लाउट लाउट आती है, तो भग गया। बताओ, को तो मुझी से यातना मिल गई। सर आई यहीं पर हूँ सर। भागना भी मत। है और कुछ? सर एक और छोटा सा क्वेश्चन था मेरा, जब आप अवलोकन की बात कर रहे थे कि आप जो अवलोकन हमारे पढ़ते हैं, तो आपने बताया कि हर सेशन में जो आप पिन पॉइंट आप एक बात बताते हैं वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलती। तो मतलब थोड़ा सा उससे मुझे फोमो हुआ, मतलब वो क्या बात है थोड़ा सा। मतलब आगे के लिए कोई सूत्र ताकि हम उसको पकड़ पाए, मतलब कोई सूत्र अगर आप बताएं तो। बड़ा नटखट है रे किशन का भाई, क्या करे यशोदा मैया। आचार्य जी चीटिंग करा दो, खुद ही बता दो कि वो गुप्त बात कौन सी थी, मैं लिख दूं। और बहुत होंगे इस वक्त ठीक जो एकदम तैयार हो गए होंगे। गुप्त बात बता दो। मतलब सर कोई सूत्र ताकि वो बात हम मिस ना कर पाए फ्यूचर में। सूत्र क्या है? रिकॉर्डिंग है, देख लो कि बोला क्या है और लिखा क्या है और छोड़ा क्या है। ए माइनस बी बराबर सी। ए जो बोला, सी जो लिखा, तो बी है जो छोड़ रखा है बेटा। और उसमें और भी है, डी भी है। ए माइनस बी प्लस डी बराबर सी। डी वो है जो बचा रखा है, जो मैंने बोला ही नहीं पर तुमने लिखा। आचार्य जी कुछ हमारे भी मन की बात अपने मुख से बोल दीजिए। सूत्र मिल गया? सूत्र माने फॉर्मूला ही होता है ना। तो ए माइनस बी प्लस डी इक्वल सी, बढ़िया है ना फॉर्मूला। नाइंसाफी तो मैं करते ही नहीं। चलो। थैंक यू सर। नमस्ते आचार्य जी। नचिकेता जैसे जो ऊंचे लोग हैं उनके उनको आप शत शत नमन तो करेंगे, वो शुरुआत है, वो अंत नहीं होना चाहिए। मैं आज के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा व्यवहारिक तल पे बात करना चाहूँगा कि समझ लीजिए जैसे आज एक युवा जो स्कूल में हो सकता है या जो कॉलेज में जा रहा है, जो आज के समय में अलग अलग लोगों से इन्फ्लुएंस्ड है, टीचर्स हो सकते हैं, सीनियर्स हो सकते हैं, या आज के समय में टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज बहुत सारे नए नए लोग भी उसको मिलते हैं। कैसे वो समझे कि ये ऊंचे लोग हैं? अच्छा सवाल है। दो को देखना पड़ेगा, और यही दो देखने से हम चूक जाते हैं। सामने टेक्नोलॉजी की बात करें अगर, सामने स्क्रीन होती है और इधर आंखें होती हैं। उधर स्क्रीन है, इधर आंखें हैं।
न हम ये देख रहे हैं कि स्क्रीन के पीछे कौन है, न हम इधर देख रहे हैं कि आंखों के पीछे कौन है। ये है गड़बड़। जब भी कुछ आपको दिखाया जा रहा हो तो याद रखिएगा वो कैमरे के सामने था इसलिए आपको दिखा। ये भी पूछिएगा कैमरे के पीछे कौन था। दिखाने वाला कौन है। और भूलिएगा नहीं कि अक्सर जो दिखा रहा होता है वो कैमरे में नजर नहीं आता। कैमरे की प्रकृति ही ऐसी है कि कैमरे का मालिक कभी कैमरे में नजर नहीं आएगा। दिखा कौन रहा है, दिखा कौन रहा है। आपको तो उतना ही दिख रहा है जितना कैमरे के सामने था। कैमरे के पीछे कौन था। और मैं पीछे कौन से का अर्थ नाम जानना नहीं होता कि कैमरामैन का नाम बता देना। वो कैमरामैन का नाम तो बता ही देंगे, बाद में क्रेडिट्स में आ जाएगा नाम, कैमरा ये स्टाफ क्रू आ जाएगा। कुछ और कह रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं, नीयत क्या थी। ये जो दिखाया जा रहा है, इस दृश्य का केंद्र क्या है, किस उद्देश्य से आपको ये बात बताई जा रही है, उसको कह रहा हूं कि कैमरे के पीछे कौन है। ये सूत्र है। क्योंकि जो हमारी चेतना पर हमला आज हुआ है वो एक अर्थ में नया है बिल्कुल। ये टेक्नोलॉजी पहले थी ही नहीं। और इसने जो हमारी अपने अभी जो आज की युवा पीढ़ी जेनजी उसकी बात करी, तो इनको कहते हैं कि इनकी एल्गोरिथमिक कॉन्शियसनेस हो गई है। इनकी चेतना ही वो हो गई है जिसे एल्गोरिदम ने बनाया है। हाँ। क्यों? क्योंकि आंखें बहुत पुरानी हैं और टेक्नोलॉजी बहुत नई है। आंखों के ऊपर इस तरीके का हमला पहले कभी हुआ ही नहीं इतिहास में। आप जंगल में थे, आपके ऊपर शेर कूद रहा था, तो शेर के पीछे थोड़ी कोई था। आंखों का प्रशिक्षण है कि जो आपके ऊपर कूद रहा है उसको देख लो और हो सके तो प्राण रक्षा कर लो। आपके ऊपर शेर कूद रहा है, आंखें तो जंगल से आ रही है ना, बहुत पुरानी है आंखें, करोड़ों साल पुरानी है आंखें। तो आंखों का जो पूरा विकास हुआ है, जो उनकी यात्रा रही है, वो बस वो देखने की है जो सामने है। उनका ये प्रशिक्षण ही नहीं है इवोल्यूशन में कि वो उसको भी देख पाए जो सामने वाले के पीछे है। तो आंखें बस स्क्रीन को देख पाती हैं। कैमरे के पीछे कौन है ये आंखें नहीं देख पाती। पर अब ये टेक्नोलॉजी आ ही गई है तो हमें अपनी आंखों को प्रशिक्षित करना पड़ेगा। ये आज का अध्यात्म है, स्क्रीन के पीछे देखने के लिए, स्क्रीन के पीछे देखने के लिए। आपको कभी भी कोई भी कुछ भी दिखा रहा हो, सदा ये पूछिए इसके पीछे कौन है, इसके पीछे कौन है। और उसको देख करके भीतर पसंद नापसंद घृणा प्यार जो भी उठ रहा हो आप में, उससे भी पूछिए कि तेरे पीछे कौन है। कहीं तेरे पीछे वही तो नहीं है जो कैमरे के पीछे है। क्योंकि कॉन्शियसनेस ही एल्गोरिथमिक हो गई है। जो कैमरे के पीछे है वो वही है जो एल्गोरिदम को मैनिपुलेट कर रहा है। ये एल्गोरिदम बना रहा है ताकि आपको पकड़ सके। और वही कहीं इतना सफल तो नहीं हो गया है कि वो मेरे ही अंदर आकर बैठ गया है। क्योंकि ये सारी मीडिया चाहती तो यही है ना कि ये आपका केंद्र ही बन जाए। आप किसी चीज को पसंद कर रहे हो, अपने आप से पूछो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको पसंद करना चाहिए ये भी मुझे उसी ने सिखाया है जिसने मुझे ये दृश्य दिखाया है। एक टीवी एंकर है, वो आपको कुछ दिखा रहा है और आपको नफरत पैदा हो रही है वो देखने से।
अपने आप से पूछिए कि ये नफरत करना भी कहीं मुझे इसी एंकर ने तो नहीं सिखाया। मेरी नफरत के पीछे कौन है? उस दृश्य के पीछे जो है, बहुत संभावना है कि आपकी जो प्रतिक्रिया उठ रही है, पसंद नापसंद जो भी, वो वहां से उठ करके पीछे पीछे से ऐसे घूम के वो आपके पीछे भी बैठा हुआ है, वही देख रहा है, वही दिखा रहा है। इसको बोलते हैं एल्गोरिदमिक कॉन्शियसनेस। दृश्य और दृष्टा दोनों पर किसका कब्जा हो गया है? दृश्य दिखाने वाला भी कौन है और देखने वाला भी कौन है? अब वो दिखाने वाला एल्गोरिदम है, ये चीज हम नहीं बदल सकते, पर कम से कम देखने वाला एल्गोरिदमिक ना हो जाए, इस पर हमारा चुनाव होना चाहिए। और अपने आप को बचा के आप तभी रख पाओगे जब निगाह ऐसी पैनी हो कि स्क्रीन फाड़ जाए। स्क्रीन फाड़ना सीखो, घुस जाओ। वहां कोई बैठा है बहुत शातिर जो कैमरे के सामने नहीं आना चाहता। कैमरे के सामने तो आमतौर पर कठपुतलियां खड़ी कर दी जाती हैं। वहां तो जो भी कोई आपसे कुछ भी बोल रहा है, वो इसलिए थोड़ी बोल रहा है कि उसको बोलना है, वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसके पीछे कुछ और चल रहा है। वो आपको जो भी बता रहा है वो बात नहीं है जो बताने वाली है उसकी, वो कुछ और बताना चाहता है। वो आपसे जो भी कह रहा है उसके पीछे मंसूबा उसका कुछ और है। वो मंसूबा पैसे कमाना हो सकता है, वो मंसूबा कुछ कुछ भी हो सकता है, पर वो मंसूबा वो तो नहीं है जो आपको प्रतीत हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं है। आपको लग रहा है वो आपको हंसाने आया है, आप कोई वीडियो देख रहे हो या रील वील देख रहे हो, कुछ देख रहे हो, वहां कोई आपको हंसाने की कोशिश कर रहा है, सचमुच उसमें ऐसी करुणा जगी है कि आपको वो खुशी देना चाहता है, सचमुच कुछ और चल रहा है वहां। और क्या चल रहा है ये आप देखोगे नहीं, आप दांत फाड़ना शुरू कर दोगे। देखो ये आ गया, मेरा फेवरेट है, मैं हंस रहा हूं। पॉज, पॉज बटन की बहुत अहमियत है। पॉज दबाओ, पॉज दबाओ, रुको और पूछो इसके पीछे को। और जब भीतर अपने बड़ा भाव उठने लगे तो फिर पॉज दबा के पूछो मेरे पीछे कौन है। दोनों बातें, उसका मालिक कौन है ये भी पूछो, मेरा मालिक कौन है ये भी पूछो। ये व्यवहारिक लग रहा है? हो पाएगा? या ये भी अभी ऐसा लग रहा है कि ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है? क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि स्कूल के लेवल के जो बच्चे होते हैं उनकी शायद चेतना भी उतनी शायद उतनी विकसित नहीं हो पाती है कि वो इतनी जो गूढ़ बातें हैं, ये सूक्ष्म बातें हैं, इनको वो समझ भी पाएँ कि कैसे कैमरे के पीछे ये तो उसका मैं आपको समझा रहा हूं। बच्चे को जब बताना है तो बहुत आसान है। बेटा हर मिनट पर पॉज करके बस ये पूछ लो कि ये प्रोग्राम जो आप देख रहे हो, टीवी प्रोग्राम या सोशल मीडिया जो भी आप देख रहे हो, वो किसने बनाया? क्या मूवी आप देख रहे हो, जिसने बनाई है ना, उसका उद्देश्य, एजेंडा, डिजायर क्या है? ये जरूरी है ना पूछना। आप एक मूवी देख रहे हो, आप ये और कुछ ना हो, यही हो कि पैसे बनाने हैं उसको, तो भी ये अपने आप को बता के रखो कि उसने ये आपको जो भी दिखाया है इसलिए दिखाया है ताकि उसके पैसे बन जाए। और कई बार जो उद्देश्य होता है वो और ज्यादा कुटिल होता है, घातक होता है, सिनिस्टर होता है। तो उसको भी देखने की कोशिश करो कि ये सब जो है दिखाया जा रहा है, ये क्यों दिखाया जा रहा है मुझे, क्यों? एक डायलॉग है, वो इस तरीके से क्यों बोला गया, वैसे क्यों नहीं बोला गया? कई बातें हैं जो बोलनी चाहिए थी पर वो नहीं बोली, और एक बहुत छोटी सी बात थी उसको बहुत ज्यादा बोला, वजह क्या है ना? क्रिटिकल थिंकिंग, बह नहीं जाना है, पॉज बटन दबाना है, बहना नहीं है। पॉज, पॉज बटन बहुत कीमती होता है। ये तो हम कह सकते हैं बच्चों से कि बेटा रुक करके ये एक बेसिक क्वेश्चन पूछा करो, जो कोई मुझे ये दिखा रहा है वो चाहता क्या है, वो क्या चाहता है? कोई आपको मैच ही दिखा रहा है, वो क्या चाहता है? कोई आपको क्यों दिखाएगा मैच? बहुत साधारण सा सवाल है। आपको टीवी में मैच दिखाया जा रहा है, क्यों दिखाया जा रहा है? ये अजीब लगेगा, पर जितना सोचोगे उतना कम अजीब लगेगा। ये बहुत सेंसिबल क्वेश्चन है। कोई आपको क्रिकेट मैच दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है? वो आपसे प्यार करता है, क्यों दिखा रहा है? क्यों दिखा रहा है?
वो आपको मैच दिखाई नहीं रहा है। मैच बहाना है एड्स दिखाने का। आपके घर अखबार आता है, इतने सारे उसमें पेज रहते हैं, पर वो 10-15 रुपए का होता है, कितने का होता है? हाँ, और सस्ता होता है। तो इतना सारा कागज कोई इतने सस्ते में क्यों दे गया है? वो आपसे बहुत प्यार करता है? नहीं, क्योंकि उसने आपके घर में बहुत सारे विज्ञापन पहुंचा दिए हैं। खबरें बहाना है आपके घर विज्ञापन पहुंचाने का। कोई भी मुझे कुछ बता रहा है, दिखा रहा है, सुना रहा है, पढ़ा रहा है, तो क्यों पढ़ा रहा है ये पूछिए ना। ये इसमें क्या कठिन है बच्चों को समझाना? क्या कठिन है? यस, क्रिटिकल थिंकिंग आई थिंक मेरे ख्याल से एक बहुत ही मजबूत मापदंड हो सकता है ये समझने का किसी को भी कि वो ऊंचे हैं या बस वो दिखाए जा रहे हैं कि वो ऊंचे हैं। क्या इसके अलावा कोई और भी मापदंड हो सकते हैं जिससे समझ पाएँ कि देखिए, जब सारा खतरा उसी से है जो दिखाया जा रहा है, तो जो दिखाया जा रहा है उसी को छेदना पड़ेगा। आज के समय में सारा खतरा इंफॉर्मेशन की अबंडेंस से है, और इंफॉर्मेशन को ही वेपनाइज करके आपको गुलाम बनाया जाता है। जो जो चाहता है वो आपको दिखा देता है। आपको पूछना पड़ेगा, इतने तरीके के एडिटिंग टूल्स आते ही क्यों हैं? क्यों आते हैं बताओ ना। वरना बहुत आसान होता है, चलो दिखाना भी है तो जो है सो है, रिकॉर्ड करो दिखा दो। इतने तरह के एडिटिंग टूल्स क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? ताकि वो दिखाया जा सके जो हम दिखाना चाहते हैं। तो जहां एडिटिंग हुई है बेटा, उसमें बहुत 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 सतर्क रहना। लाइव में अपेक्षाया हो सकता है कम खतरा हो, एडिटिंग में तो बहुत बहुत खतरा है। पूछो अपने आप से, अच्छा इसमें कुछ एडिट हुआ है, इसको ऐसे ही क्यों एडिट किया है, वैसे एडिट क्यों नहीं किया है? हर छोटी से छोटी बात पूछो। जो बोल रहा है वो बहुत तेजी से बोल रहा है, वो रुक क्यों नहीं रहा है? वो नहीं रुक रहा तो मैं रुकूंगा, पॉज। वो रुक इसलिए नहीं रहा क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप सोच पाओ। वो नहीं चाहता कि आप उसकी बात को क्रिटिकली एनालाइज कर पाओ। तो इसीलिए वो 15-20 मिनट में अधिक से अधिक अपना वीडियो बना के गायब हो जाएगा, ताकि आपको बीच में सोचने समझने का मौका ही ना मिले। ये बातें पकड़ने की हैं, यही इंटेलिजेंस है। एक डम्ब रिसीवर मत बनो। जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसके साथ एक क्रिटिकल एंगेजमेंट रखना है, डम्ब रिसेप्शन नहीं। डम्ब रिसेप्शन वर्सेस क्रिटिकल एंगेजमेंट। और जब जनता ऐसी हो जाती है कि वो मीडिया के साथ या इंफॉर्मेशन के साथ क्रिटिकली एंगेज कर पाती है, तो फिर जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर होता है ना, वो भी थोड़ा सतर्क हो जाता है और जनता को हल्के में नहीं लेता। वो कहता है कि ज्यादा चालाकी करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, झूठ बोलूंगा तो पर्दाफाश हो जाएगा, तो जरा सीधे रहो, सच्चे रहो। लेकिन इसी के साथ में जो ये रील कल्चर चल रहा है उस वजह से ये साइंटिफिकली बातें भी चल रही हैं कि स्टूडेंट्स का अटेंशन स्पैन जो है वो काफ़ी कम हो गया है। और उस दौरान में जब आप कोई क्रिटिकल बात बताते हो तो ये भी ऑब्ज़र्व किया, मैं एक शिक्षक हूँ, तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देते हैं। स्टार्टिंग में दे विल कैच बट स्लोली दे लूज़ द मेन क्रक्स। नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता कि हुआ है। टेनिस के जो सबसे लंबे कुछ मैचेस हैं वो पिछले 5-10-20 साल में खेले गए हैं। जब टेनिस में फैब फोर खेलते थे, तो ये तो एक एक साधारण सी बात हो गई थी कि सेमीफाइनल और फाइनल 5 सेट तक जाएंगे ही जाएंगे और 4-5 घंटा चलेंगे ही चलेंगे। तो 4-5 घंटा दुनिया में मिलियंस देख रहे थे ना। अटेंशन स्पैन कहाँ कम हुआ है?
रील्स आ गई हैं, तो ऐसे ऐसे अब पॉडकास्ट भी आते हैं जो 4-4 5-5 घंटा भी चलते हैं। 2-3 घंटा तो बहुत सारे चलते हैं, 2.5 घंटे के तो मैंने ही कई करे हैं। और वैसे ये सत्र शुरू हुए भी 4 घंटा बीत जाएगा। मुझे तो नहीं लगता कि अटेंशन स्पैन इतना कम है। हमें भी सुनने वाले आधे से ज्यादा तो जेंजी में ही आएंगे। किस किस उम्र तक आते हैं जेंजी में? 30 तक, 28 तक। तो मुझे लग रहा है हमारी 2/3 जनता 28 से नीचे की होगी। 10 बजे से लेकर के कई बार, अब एक तो अभी ही बज रहा है, तो 3 घंटे तो अभी ही हो रहे हैं। दीपोत्सव में कितने लंबे सत्र चले थे? 5-5 घंटे भी चले थे, कई बार 6 घंटे भी हुए हैं, बहुत बार 8-8 घंटे भी सत्र चले हैं। सुनते हैं लोग, सुनते हैं। देखिए, ये एक फॉर्मेट है। 1 मिनट में कुछ बता देना, वो एक फॉर्मेट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वो फॉर्मेट पहले भी रहा है। हम जब सूत्र वगैरह बोलते हैं तो सूत्र का मतलब ही क्या होता है? ब्रेविटी, संक्षिप्तता। एफोरिज्म माने और क्या होता है? कि बात एकदम संक्षेप में बता देनी है। तो आज से 1000 साल पहले भी इस बात की जरूरत समझी गई थी कि जो कहना है उसको बिल्कुल छोटे में कह दो, नहीं तो लोग सुनेंगे नहीं। साथ ही साथ जब आप लोगों का दिल जीत लेते हो तो वो 4-4 भी घंटे सुन लेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे? देखने वाले अभी अभी वनडे मैच आता है तो पूरा दिन देखते हैं क्रिकेट में, और टेस्ट मैच आए तो 5 दिन भी देख लेते हैं। देख लेते हैं ना। ये तो बात इस पर है कि दिल आ गया है कि नहीं आ गया है। पहले क्या होता था कि समस्या शायद दूसरी हो सकती है। पहले ये जो जवान पीढ़ी थी, इन पे डंडा चल जाता था तो इनका अटेंशन नहीं भी होता था, तो ये ऐसे बैठ करके दिखा देते थे कि अटेंशन है। होता पहले भी नहीं था। अब थोड़ी स्वच्छंदता आ गई है, तो अब अटेंशन नहीं होता तो उठकर चल देते हैं। तो उठकर चल देने को हम कहते हैं कि अटेंशन डेफिसिट है। ये अटेंशन डेफिसिट है या अटेंशन स्पैन छोटा हो गया है? ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जहां पर मतलब प्यार तो बहुत आगे की बात है, जहां पसंद भी कुछ आ जाता है गहराई से, वहां पर घंटों घंटों बैठते हैं, मौज में बैठते हैं। या फिर हो सकता है कि कंटेंट, जैसे आपने अभी क्रिकेट मैच का एक एग्जांपल लिया, क्रिकेट मैच को देखना, उसमें बहुत ज़्यादा आपको माइंड से बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रोसेस नहीं करनी है, आपको पहले से पता है। लेकिन अगर आप एजुकेशनल कंटेंट, जो शायद पहली बार आपको कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं, उसमें शायद हो सकता है कि उसमें अलग तरीके से हाँ, बताना पड़ेगा, वो शायद उसमें फ्री है कि उसको आप अलग तरीके से समझाओ, एंगेज करना यस। पड़ेगा, दूसरे तरीके से बताना पड़ेगा। आज से पहले कोई आध्यात्मिक शिक्षक अपनी मेज पर सुअर रखकर बैठा है? लोग जैसे हैं, जिसको जो पसंद है। अभी मैं आपसे बिल्कुल संस्कृतनिष्ठ हिंदी में बात करना शुरू कर दूं, ऐसे 5 ऊँगते हैं, 50 गिरेंगे, 100 के गिरेंगे। तो भाषा भी वैसी रखनी पड़ती है, मजे दिलाने पड़ते हैं। मजा आया नहीं आया? थैंक यू सर। नमस्ते, मेरा नाम रविंद्र है और मैं काठमांडू नेपाल से हूँ। और मैं गीता समागम से जुड़ा हुआ 18-19 महीना हो गया है। और इससे पहले जब मैं धर्म के बारे में पूछता था तो वो मान्यता होता था, और
जो एक परंपरा होता था उसी को धर्म बोलते थे। लेकिन जब मैं गीता सत्र से जुड़ा तो ये समझा कि समझना ही धर्म होता है। और मैं और भी चीज़ जैसे नेपाल आर्थिक रूप से उतना संपन्न तो नहीं है, लेकिन जिस तरह धर्म के नाम पर जितना पैसा खर्च कर रहा है हमारे समाज में, देश में, वो ठीक नहीं है धर्म के नाम पे। तो इसीलिए समझना ही धर्म है। और इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि फाउंडेशन से जुड़िए और सच में धर्म क्या है और अध्यात्म क्या है ये समझिए हम सब लोग। थैंक यू।